नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा द्वारा स्थापित श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र से मैं पवन कुमार टाप। आज हम बात कर रहे हैं गो आधारित जैविक कृषि पद्धति के साथ में सोयाबीन की फसल उत्पादन की तकनीकी जानकारी के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी होगी, सोयाबीन की फसल किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। आज हम उत्पादन पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि ये गो आधारित जैविक कृषि क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, हम जब गो आधारित जैविक कृषि के विषय पर बात करते हैं तो ये विषय प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतु, उपभोक्ता एवं संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा हुआ है। इसका सकारात्मक प्रभाव सूक्ष्म से विशालकाय जीव जंतुओं के साथ इस संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता ही है। सोयाबीन की फसल उत्पादन शुरुआत करने से पहले हमें ध्यान रखना है हमारी खेत की तैयारी बहुत अच्छी रहे। जिन किसानों के खेतों में पानी भरता है वहां जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी ही चाहिए। जिन किसान भाइयों के खेत उबड़ खाबड़ है तो उन्हें एक बार अपने खेत पर लेजर लेवलर जरूर चला लेना चाहिए, क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन से कई प्रकार के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें अंकुरण क्षमता की बात करेंगे, पोषण प्रबंधन की बात करेंगे। ऐसे कई सारे प्रभाव हमारी जमीन की स्थिति को लेकर भी पड़ते हैं। हमारा आग्रह रहता है समस्त किसान भाइयों से, एक बार आप यदि अच्छे से जमीन को समतलीकरण करवा लेंगे तो आपको कई सारे लाभ साथ साथ मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं हम बुआई के लिए आवश्यक पोषण प्रबंधन के विषय पर। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जमीन में पर्याप्त जीवांश होगा, जमीन का जैविक कार्बन अच्छा होगा, जमीन हमारी बलशाली होगी तो निश्चित तौर पर उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही उत्कृष्ट होगी। पोषण प्रबंधन के लिए हमारे अनुसंधान केंद्र के प्रयोगकर्ताओं के द्वारा सरल कंपोस्ट विधि विकसित की गई है, जिसमें मात्र 150 लीटर पानी और 2 किलोग्राम गुड़, 30 लीटर छाछ, 30 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर, इन चारों का घोल बनाकर गुड़, गोबर, छाछ और पानी का, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो ढेर है हमारा गोबर का, चाहे वो भैंस का वेस्ट हो सकता है, चाहे बकरियों की मेंगनी हो सकता है, खेत का कचरा भी हो सकता है, या सबका मिक्स भी वेस्ट हो सकता है। तो हमें इन सब के वेस्ट को जो सूखा है तो गीला करेंगे, गीला करने के पश्चात लकड़ियों से जगह जगह इसके अंदर छेद करेंगे। छेद करने के बाद में जो हमने गुड़, गोबर, छाछ, पानी का घोल बनाया, ये डब्बे से, बाल्टी से इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद कचरा ढक सकते हैं, तिरपाल ढक सकते हैं। 2 महीनों बाद बहुत बेहतरीन खाद वर्मी कंपोस्ट के जैसे ही बन जाएगी, और ये लागत की दृष्टि से भी न्यून लागत में है। पानी इसको कम चाहिए, श्रमिक कम चाहिए, साधन कम चाहिए, तुरंत बनने वाला ये विषय है। ये खाद जब हमारी तैयार हो जाती है तो सोयाबीन की फसल के लिए 4 टन कंपोस्ट, जिसके अंदर 30 से 40% नमी हो। कहने का भाव ये है, कृषक की दृष्टि से इसके अंदर यदि मुट्ठी में बेचने के बाद में, दबाने के बाद में पानी नहीं टपकना चाहिए, हाथ गीला नहीं होना चाहिए। उसकी जो स्थिति है वो 30 से 40% नमी की रहती है, अर्थात खुली रहनी चाहिए, एकदम भुरभुरी रहनी चाहिए। ये खाद 4 टन मात्रा बुआई से 8-10 दिन पहले डालनी चाहिए। देश भर में एक कुप्रथा, कुरीति कहें तो भी कोई गलत नहीं है कि जून के महीने में, मई के महीने में कई सप्ताह पहले ही खेतों में खुले में खाद फेंक के आ जाएंगे। ये खाद आधी हवा में उड़ जाती है, आधी धूप से सूख जाती है। इस प्रकार इस खाद की गुणवत्ता कम हो जाती है। हमारा आग्रह रहता है कि आप वही से 5 दिन 10 दिन पहले फेंक दीजिए, ताकि आपके पास समय थोड़ा बहुत रहेगा और उस समय आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कि बारिश आ गई अचानक तो ट्रैक्टर कैसे जाएगा। इसलिए ठीक है, 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह तक तो चल सकता है, लेकिन 5-5 सप्ताह पहले जो आप खेतों में खाद फेंक रहे हो ये ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो सरल कंपोस्ट के विषय पर मैंने आप सबको बताया कि इस तरह आप कंपोस्ट खेत में डालकर जुताई करके अपने आगे की तैयारी करें। अब बात करते हैं हम बीज की।
बीज के विषय पर संस्थान का अपना विषय क्लियर है कि किसान को अपना स्वयं का उन्नत बीज तैयार करना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर प्रारंभ में ये बीज कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त करना ही पड़ता है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अच्छा बीज प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कीट प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की किस्में, कम दिनों में उगने वाली, कम दिनों में पैदावार देने वाली, ज्यादा दिनों में पैदावार देने वाली, जल सहनशीलता को झेलने वाली ऐसी किस्में देश भर में बहुप्रचलित है। हम इनका चयन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मार्फत सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी अपने आप में उत्कृष्ट प्रयास कर रहा है। हम सबको वहां की तकनीकी को भी साथ साथ जोड़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके बीज दरों के विषय में। 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ हम सोयाबीन के लिए सबको सलाह करते हैं कि इतना देना चाहिए, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बीज दर कम भी हो सकती है, कुछ ज्यादा हो सकती है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जहां जमीन बंजर है, ऊसर है, जहां जमीन का पीएच ज्यादा है, जहां अंकुरण क्षमता कम है, वहां पर हम 10% बीज बढ़ा सकते हैं। बीज के चयन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है बीजों की अंकुरण क्षमता का अवलोकन करना। बीजों की अंकुरण क्षमता का अवलोकन करने का समय बुआई से महीने भर पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि हम जो बीज हमारा फेल होता है, जिसकी अंकुरण क्षमता न्यून है, ताकि नया बीज हम प्राप्त कर सके। इसके लिए सरल विधि है, जो बहुप्रचलित विधि है, कि हम सूती कपड़े को गीले पानी से भिगो लेंगे, थोड़ा पानी से गीला कर लेंगे, उस सूती कपड़े की एक लाइन बनाकर, एक तह बनाकर उसमें हमारे 100 बीज सोयाबीन के रख देंगे। उस गीले कपड़े में 100 बीज रख सकते हैं। ऐसा अखबार में भी हम कर सकते हैं। अखबार की एक तह बनाकर 100 बीज उसमें रख सकते हैं गीला करके। और दोनों में आपको लगता है मेरा तो इन दोनों में अनुभव नहीं है, इस समय कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो आप 1 अंगुल गहराई में ये बीज जगह जगह ये 100 बीज जमीन में भी डाल के चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो सूती कपड़े और अखबार वाला है। इन 100 बीजों को जब आप अंकुरण के लिए डालते हैं तो कुछ दिनों के अंदर ही, 2-3 दिन में ये अंकुरित होते हैं। जितने बीज 100 में से अंकुरित होते हैं वही उतना उसका प्रतिशत है। जैसे यदि 80 बीज उगते हैं तो 80% उस बीज की अंकुरण क्षमता है, और 70 उगते हैं तो निश्चित तौर पर 70 है। लेकिन ये बात ध्यान रहे सभी किसान भाई बहनों को कि 70 से कम बीज हमारे उगते हैं तो इसकी अंकुरण क्षमता हमारी आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। ये आगे जाकर अच्छा उत्पादन नहीं देगी। हमारी पौधों की जो संख्या है 1 एकड़ में जितनी होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो आर्थिक दृष्टि से नुकसान न झेलना पड़े, ये अंकुरण क्षमता में ध्यान रखना है कि 70 से ऊपर 80 हो तो चलेगा, और ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन यह होना ही चाहिए। दूसरा, कई बार बीज छोटे आ जाते हैं, माड़े बीज आ जाते हैं, तो इनको भी हमें हटाना चाहिए। अब बात करते हैं हम बीजोपचार के। बीजोपचार के लिए सरल विधि है। हमारा 1 एकड़ में जो 30 से 40 किलोग्राम सोयाबीन का बीज जो लगने वाला है, इसमें हमारे को 400 ml गोमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। देशी गाय का सामान्य गोमूत्र, धूप में नहीं पड़ा हो, चाहे कितने महीने पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताजा मिलता है, अच्छा है। इसके 400 ml गोमूत्र में हम डालेंगे 4 से 5 ट्यूब चूने की। एक ट्यूब का वजन जो है वो 12 ग्राम के आसपास रहता है। तो ये 5 ट्यूब हम चूने की गोमूत्र के अंदर अच्छे से मिलाएंगे, जिसकी कोई डलियां ना बने। और ये अच्छा घोल जब बन जाता है तो ये जो हमारे 1 एकड़ में उपयोगित जो बीज है, इसके ऊपर छिड़क के अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि बीजों के ऊपर ये छींटे लग सके। ये अंकुरण प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, और भी कई लाभ इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें कई हमारे जीवाणु भी होते हैं जो हमारी अंकुरण क्षमता को बढ़ाते हैं और भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने का भी काम करते हैं। अब बीजोपचार के बाद हम बात करेंगे बुआई की। बुआई का जो समय है वो अपन अगेती भी ले सकते हैं और पछेती भी ले सकते हैं, लेकिन किस्म को साथ में ध्यान में रखते हुए देखना है कि हमने अगेती किस्म का चयन पछेती में नहीं करना और पछेती को अगेती में नहीं करना। बीज गहरा नहीं जाए, बीज ज्यादा ऊपर ना आए, इन दोनों बातों को भी हमें ध्यान रखना। कतारें सही बन जाए ऐसा ध्यान रखना।
और हमारी जो सीड ड्रिल है वो कई बार उसकी जो नाली है वो उसमें मिट्टी आ जाती है, कई बार काली मिट्टी वाली क्ले सॉइल जिसको हम कह सकते हैं, उस मिट्टी में हमारी सीड ड्रिल चौक हो जाती है, तो वो लंबी लाइनें खाली की खाली रह जाती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये एक जागरूकता का विषय है कि हमें हर समय जागरूक रहते हुए बुआई का कार्य करना चाहिए। दूसरा, यदि हम कोशिश करें कि पूर्णिमा के आसपास यदि बुआई हो जाती है तो हमारा अंकुरण प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि पूर्णिमा के निकट भूमि का जो जल तत्व है वो जमीन से ऊपर की तरफ अभिगमन रहता है, तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक नमी ऊपर की सतह पर बहुत अच्छे से रहती है, तो अंकुरण क्षमता बढ़ती है। ये एक अपने आप में एक हमारा पारंपरिक और नवीन विषय है जिसको हम सब साथ में जोड़ सकते हैं। अब हमारी फसल जब 30 से 40 दिन की हो जाती है तो दो काम हमें सबसे पहले करने हैं। पहला काम हमें खरपतवार का निदान करना। खरपतवार के विषय पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी कुछ विकसित देशों में इस प्रकार के अनुसंधान हुए जिसमें यह बताया जा रहा है कि जिस जमीन में जिस पोषक तत्वों की कमी होगी उसकी आपूर्ति के लिए वो खरपतवार वहां पर उगता है। इस पर हिंदुस्तान में अभी ज्यादा अनुसंधान नहीं हुए, लेकिन ये अपन अपनी दृष्टि से इस विषय की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और हम ये बात की तरफ भली भांति जानते हैं कि हम विगत कई वर्षों से लगातार यूरिया, डीएपी और एमओपी का उपयोग कर रहे हैं। ये तीन तत्व हैं, लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जमीन से 16 से 20 प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण तो होता है, दिए तीन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर शेष तत्वों की कमी तो इस जमीन के अंदर है। शेष तत्वों की कमी है तो उसके और भी नुकसान देखने को मिलते हैं, जिसमें हम दैहिक विकार की भी बात कर सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी से लगने वाले रोग, पोषक तत्वों की कमी से बढ़ने वाले कीट और पोषक तत्वों की कमी की वजह से आने वाले खरपतवार, तो ये सारा काम हमारे जमीन के आहार को ठीक करने का विषय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान का ध्येय वाक्य शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार। तो हम जहां खरपतवार नियंत्रण में ये दृष्टि तो हमें ध्यान रखने की हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति अच्छी रहे, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम समय समय पर अपने खेतों पर यंत्रों के माध्यम से, श्रमिकों के माध्यम से निरंतर खरपतवार नियंत्रण करते रहे। एक बात इसमें खरपतवार नियंत्रण में आप सबको ध्यान में रखना है कि हम खरपतवार केवल 30 दिन 40 दिन में एक बार करके फिर शांति कर लेते हैं। खरपतवार निरंतर उगते हैं, निरंतर फलते हैं और निरंतर इनके बीज बनते हैं। तो हमारा यदि पहले वर्ष का जो प्रयास है वो अंत तक रहे, यदि खरपतवार 80 दिन पर ही जमीन में उगा है, 90 दिन में बड़ा हुआ है, 100वें दिन ही इसमें बीज बन रहे हैं, तो हम 100वें दिन भी यदि उस खरपतवार के पौधे को उखाड़ कर यदि फेंक देते हैं तो निश्चित तौर पर वो बीज अगली फसल के लिए नहीं उगेगा, आपने उसको बीज बनने से और रोक दिया। खरपतवार का विषय फसल चक्र से भी जुड़ा हुआ है। एक ही फसल बार बार लेते हैं तो खरपतवार ज्यादा होते हैं, तो ये सब चीजें साथ साथ में जुड़ती है। अब खरपतवार के बाद में आगे का विषय आता है, जब जब आपकी वहां पर क्षेत्र में बारिश होती है और आपको लगता है कि अच्छी बारिश होने वाली है, बादल गहरे काले हैं और इंद्र बाबा बरसने वाला है, ये सब किसानों को अच्छी जानकारी रहती है, किसान अनुभवी होते हैं इसलिए, तो उस समय बारिश के आने से पहले आप अपने खेतों में देशी गाय का ताजा गोबर 1 एकड़ में 75 से 80 किलोग्राम ताजा गोबर हमें बारिश के समय या बारिश आने से पहले, या अच्छी बारिश अच्छा पानी खेत में रुका हुआ है तो बाद में भी ले सकते हैं। 80 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर गोल बनाकर जगह जगह हम इसको छिड़क देते हैं। आप सबको जानकारी रहे, भारतीय नस्ल की गाय के गोबर में इस प्रकार की शक्ति होती है कि जमीन में जो सुसुप्त अवस्था के जो केंचुए हैं उनको जागृत अवस्था में लाने का काम करती है। जमीन में लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि करने का भी काम देशी गाय का ताजा गोबर करता है। हमारी उत्पादकता और गुणवत्ता को भी बढ़ाने का काम करता है। जमीन को बुरबुरी बनाने का काम भी हमारा ताजा गोबर करता है। तो ये 2 बारिश 3 बारिश ही, ज्यादा से ज्यादा 3 बारिश अच्छी पड़ती है जिसमें पानी रुकता है कुछ दिन तक, उस समय ये ताजा गोबर हमें सोयाबीन की फसल में उपयोग करना ही चाहिए। तीसरा विषय आता है कि कई बार पानी रुकने की वजह से, लगातार बादल छाए हुए रहने से, मौसम की परिस्थिति थोड़ी अलग होने की वजह से सूक्ष्म जीवाणुओं की स्थिति ठीक नहीं रहती है।
तो पोषक तत्वों का जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है, पौधे को पर्याप्त रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पाते। उस समय हमारी फसल में तात्कालिक पोषण प्रबंधन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कुछ उत्पाद होने चाहिए जो तुरंत निदान कर सके। सोयाबीन की फसल में हम सबको ध्यान रखना है कि जब फसलों में पीलापन आ जाता है, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाती है, मध्य की सिराएं हरी पीली हो जाती है, ऐसी कई सारी समस्याएं हमारी फसलों में हम देखते हैं। उसके निदान के लिए सरल विधि है कि हम देसी गाय का जो गौमूत्र है वो 1.5 लीटर गौमूत्र हम उपयोग करेंगे और 2 चूने की ट्यूब। बीजोपचार के समय ही मैंने बताया कि हम चूने की ट्यूब का उपयोग साथ में गौमूत्र के लिए करेंगे। भारत के अधिकतम किसान भाई तंबाकू खाते हैं तो साथ में चूना मिलाकर ही खाते हैं, तो हर किसान जो तंबाकू खाने वाला है उसमें उसकी जेब में चूने की पुड़िया तो मिलेगी। इसका वजन 12 ग्राम होता है। ये 2 ट्यूब 1.5 लीटर गौमूत्र में मिलाने की आवश्यकता है। साथ में 13.5 लीटर पानी हमें अतिरिक्त मिलाना है, जिससे ये 15 लीटर का घोल तैयार हो जाता है। 1 एकड़ में इस 15 लीटर की 10 टंकी लगती है तो 150 लीटर घोल बनेगा। तो हमारे को उस अनुरूप अपना एक सेटअप जमाना है और बड़े आत्मविश्वास के साथ हम बता रहे हैं आपको, हमारे किसानों के अनुभव हमारे सामने आए। 5-7 दिन में हमारी फसल की बढ़वार, फसल की रंगत और दानों के साइज में, जब फसल पकती है उस समय दानों की साइज जो है वो अलग ही मिलती है। संस्थान के द्वारा सरल हाई पावर के नाम से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से आजकल किसानों के बीच में काम कर रहा है। जहां हमने ताजा गोबर की बात की, वहां पर सरल संजीवनी के तौर पर यह काम कर रही है। सरल कंपोस्ट के बारे में तो पूरे देश में ये विषय फैल चुका है, इसके लिए क्या कहना। और आप लोगों को जानकारी में रहे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से अनेकों संस्थान पर इस सरल कंपोस्ट पर भी गहन अनुसंधान कार्य चल रहा है। इन तीनों को साथ में जोड़ते हुए एक विषय आता है कीट नियंत्रण को लेकर। सोयाबीन की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जो कीट है वो है गर्डल बीटल। ये 18वें से 23 दिन की जब सोयाबीन बुआई के बाद की हो जाती है, उस समय एक खतरनाक तरीके से ये फैलता है। इस कीट को रोकने के 3 स्टेप है हमारे पास। पहला ये, नर नारी आपस में योग करके आगे अंडा देने का ही काम ना करें। दूसरा, नर नारी योग कर लेते हैं और हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो अंडा देने से पहले इनको रोकना। इस समय भी हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो अंडे के बाद जो इल्ली निकलती है, इल्ली हमारे पौधे को खा नहीं पाए, इसके लिए रोकना। इन तीनों के लिए अवरोधक है किसी तरह का कोई भी बदबूदार घोल बनाकर स्प्रे करना। पहला यह है कि हम कैसे ये बदबूदार घोल बनाएं। प्रत्येक किसी भी किसान का क्षेत्र है, वहां अनेकों वनस्पतियां वहां पर उपलब्ध रहती है। उनमें से 10 ऐसी वनस्पति का चयन करना जिनको कोई जानवर खाते नहीं है, जैसे आक, बेल, बबूल, धतूरा, नीम, करंज, महुआ, सीताफल, जामुन, अमरूद, कनेर, ये 10 वनस्पतियां आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य वनस्पति मिलती है उनका चयन कर सकते हैं। इन 10 में से 9 वनस्पति का मात्रा 2-2 किलोग्राम रहेगा। नीम इसमें हम 5 किलोग्राम लेंगे। इसके बाद 2 हमारी गौ आधारित उत्पाद है जिसमें गोबर और गौमूत्र। 10 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर। ताजा गोबर के विषय पर क्लियर रहे, 1 दिन से 7 दिन तक जितना गोबर प्राप्त होता है वो सब ताजा ही रहता है। तो ताजा गोबर हमें 10 किलोग्राम लेना है। ऐसा ही हमें गौमूत्र 10 लीटर लेना है। 4 चीजें इसमें अतिरिक्त लगेगी। एक है हमारी हरी मिर्ची का घोल बनाना आधा किलोग्राम लहसुन का घोल बनाना छिलके सहित, आधा किलोग्राम अदरक, आधा किलोग्राम सस्ता तंबाकू। ये सब समस्त मात्राएं 200 लीटर की ड्रम की जो क्षमता है उस 200 लीटर वाले ड्रम में डालेंगे तो करीब 125-150 लीटर पानी भी इसमें मिलाना पड़ेगा। 1.5 से 2 महीने बाद ये घोल सड़ जाएगा, पत्तियां टूट जाएगी, कुछ भी इसमें बचेगा नहीं, केवल वो बचेगा तो खाली तरल पदार्थ बचेगा। ये हमारा 10 पत्ती घोल है। ये 10 पत्ती घोल हम सब इसको उपयोग कर सकते हैं कीट नियंत्रण के तौर पर। आगे बढ़ते हैं हम कि भाई अब इसका उपयोग कितना करना है।
उपयोग करने के लिए हम 1.5 लीटर इसका उपयोग करेंगे 13.5 लीटर पानी के साथ में। 1.5 लीटर घोल और 13.5 लीटर पानी, ये हमारी कीट नियंत्रण में काम करेगा। 1 एकड़ में मैं पहले बता चुका हूं 10 टंकी लगेगी, 150 लीटर पानी लगेगा, तो 10 टंकी में 1 टंकी में 1.5 लीटर घोल लगेगा, तो 10 टंकी में आप अपने हिसाब से गुणनफल तैयार कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों की फसलें अच्छी होती है, वहां 11 टंकी भी छिड़कनी पड़ जाती है, कुछ जगह 12 टंकी भी छिड़कनी पड़ती है। तो ज्यादा टंकी तो 1.5 लीटर घोल के हिसाब से 12 टंकी का भी घोल बना सकते हैं। कुछ किसान भाई ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं 500 लीटर वाले टैंक से, तो वो 50 लीटर वाला घोल, ये तैयार जो घोल है वो किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। ये बात थी बुआई से कटाई तक की सोयाबीन की फसल के अंदर, जिसमें हमने शुरुआत में बात की हमारी जमीन की तैयारी की, उसके बाद अच्छे बीज की, उन्नत बीज की, फिर बीजोपचार की, पोषण प्रबंधन के तौर पर कंपोस्ट की, और जमीन में जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए बात की हमने ताजा गोबर की, और तात्कालिक पोषण प्रबंधन के लिए हमने बात करी गोमूत्र और चूने की। कीट नियंत्रण के लिए हमने बात की 10 पत्ती कीट नियंत्रक की। लेकिन एक कीटों के विषय पर एक बात आपको ध्यान में रहे कि हमें केवल कीट देखते ही हाथ में टंकी लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे खेतों में लाभकारी कीट भी आते हैं जो दूसरे कीटों को खाते भी हैं। तो ऐसे कीड़े हमारे लिए अच्छे हैं और शुभ संकेत है कि हम एक बहुत अच्छे विषय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हर कीड़े को देख के मारना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ कीड़े जैसे रस चूसक कीट है, जिसमें सफेद मच्छर है, हरा तेला है, ये सोयाबीन के लिए भी एक भक्षक का काम करते हैं। इसके लिए भी ये 10 पत्ती कीट यदि आप कीट नियंत्रक छिड़कते हैं तो ये प्रभावी काम करता है। लेकिन इसके साथ में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी कार्ड, यदि इसमें येलो स्टिकी कार्ड काम में ले सकते हैं, ब्लू स्टिकी कार्ड नीला वाला काम में ले सकते हैं। ये आप फोटो में आप साथ साथ में देख ही रहे हैं कि ये किस तरह आपको लगाए कमर की ऊंचाई तक। 1 एकड़ में 10 स्टिकी कार्ड, 10 फेरोमोन ट्रैप, 10 लाइट ट्रैप हम यदि लगा देते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा इन पर्यावरण मित्र तकनीकी के माध्यम से परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो किसान साथियों, आज हमने बात की सोयाबीन की फसल उत्पादन का विषय गो आधारित जैविक कृषि पद्धति के माध्यम से। ये जानकारी जो हमने प्रैक्टिकली की है अपने यहाँ पर फसल पर, और ऐसा सैकड़ों किसानों के यहाँ जो करवाई है और किसानों ने परिणाम प्राप्त किए, उसके अनुसार हमने आपको बताया है। आपको यदि ये व्यवस्थाएं जीवंत यहाँ पर देखनी है तो संस्थान के परिसर में आप सबका स्वागत है। हर महीने की 15 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है और जिसमें हमारे सभी प्रयोगकर्ता अपनी अपनी बात, अपनी अपनी तकनीक के बारे में बात रखते हैं। हाँ, हमारी संस्था का एक बहुत अच्छा नियम है कि हम बोलते कम है, बताते ज्यादा है। तो आप 15 तारीख के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप आ सकते हैं। इसके लिए संस्थान के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं और साथ में आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 88 75 99 54 39 इस संस्थान के नंबर है। इस पर आप और भी तकनीकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान के द्वारा हर गुरुवार को रात्रि 8 से 9 बजे तक रात्रि चौपाल ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। इस ऑनलाइन चौपाल के माध्यम से हम अपनी बात भी रखते हैं, साथ साथ किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किस तरह गो आधारित जैविक कृषि पद्धति के माध्यम से हो सकता है, ऐसा प्रयास भी हम हमारे साथियों के सहयोग से करते हैं। इसमें सरोज देवी फाउंडेशन भीलवाड़ा, अपना संस्थान भीलवाड़ा और गोयल ग्रामीण विकास संस्थान का भी सहयोग रहता है। तो किसान साथियों, ये सब बातें आपको हमने बताई। अब आपको लगता है ये जानकारियां आपके लिए ठीक है, इसको आप मूंग के साथ, मूंग की फसल के लिए जोड़ सकते हैं, उड़द के लिए भी जोड़ सकते हैं और अन्य फसलों के साथ भी आप जोड़ सकते हैं। बाकी एक आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जानकारियां आप जल्दी हम मूंग और उड़द पर भी बनाने वाले हैं, कुछ दिन बाद मक्का और धान पर भी बनेगा। ये वीडियो सब्सक्राइब करने पर आपको निरंतर मिलता रहेगा। आप इस विषय में इसी कुछ नवीन पद्धतियों के साथ में भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट में अपनी जो रुचि है वो जरूर जताएं। आप बताएं, लिखें उसमें कि मैं इस तरह कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप और हम मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो लाइक करने का आग्रह तो निरंतर रहेगा ताकि हमें पता चले कि हम अपनी बात कहाँ तक पहुंचा पाए।
ये सब बातें करते हुए इतना ही आग्रह करूंगा, अपने परिवार के लिए 1 बीघा 2 बीघा, आधा एकड़ 1 एकड़ क्षेत्र पर जितना आपको आवश्यक लगे, अनाज दाल तेल औषधि फल मसाला चारा, ये सब गो आधारित जैविक कृषि से करने का प्रयास करें। एक देशी गाय का पालन करें और आगे बढ़ें। इससे आपकी जमीन, आपकी फसल और आपकी नस्ल आने वाले समय में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए और हर क्षमताओं से युक्त होते हुए आगे बढ़ेगी, जिससे प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतु और इस समस्त सृष्टि का आपके माध्यम से हित होगा और इसका पुण्य का अर्जक आप सब बनेंगे। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।